तो ये सारे जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो इसे मैंने अरेंज किया है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा और हमारी आने वाली जो आगे की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें ये बहुत ही काम आएगा। और पेपर में इसके क्वेश्चन भी पूछते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो भी जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, है ना। तो ये सारे जो भी हैं इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। ये है बीच में हाइड्रोजन, ये मेन हीरो है इसका, है ना। इससे ऊपर वाले जो हैं ये सभी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट है वे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे इनकी जो रिएक्टिविटी है ना वो कम हो रही है। ओके, इस एरो को ध्यान में रखना कि धीरे धीरे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो रही है। तो सबसे कम रिएक्टिव जो है वो प्लेटिनम है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या है, पोटेशियम है ना। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर है तो यहाँ फेरस जो है वह कॉपर से मोर रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो ये जो भी सीक्वेंस है इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो आपको याद रखना है। अब याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक मैं बता रही हूँ, आप चाहो तो उसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, है ना। देखो के, की, ना मतलब सोडियम, बका मतलब ये बेरियम और कैल्शियम, मंजू मैग्नीशियम, अल्का एल्यूमिनियम, जेनी जिंक, फे मतलब फेरस, निकल, सन मतलब SN, या पे, तो पे मतलब है ये PB लेड। फिर है यहाँ पे क्यों Hg, आगे AuPt, तो क्यों मतलब कॉपर, Hg मतलब पारा, आगे मतलब ये Ag अर्जेंटम, Au ओरम और ये Pt मतलब प्लेटिनम, ठीक है। तो की ना बका, हमारे गुजराती में बका वर्ड यूज करते हैं, की ना बका मंजू अलका जेनी फेनी सन पे है, की ना बका मंजू अलका जेनी और फेनी ये 4 लोग सन पे है। क्यों Hg, आगे Au और Pt, Hg से आगे Au और Pt आ गए तो क्यों Hg, आगे AuPt। तो ये जो भी है टेक्निक है इसको याद रखने की, आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग भी इसे याद रख सकते हो। लेकिन ये याद करना ज़्यादा जरूरी है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है वह हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। और ऊपर से नीचे इनकी जो भी रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम है ना। अब हमारी अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है वह डीकम्पोज हो जाता है 2 प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमारी जो अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। कोई भी एक जो एलिमेंट है वह अपने प्लेस से रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये इसके 3 एग्जाम्पल है। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं ये रिएक्शन समझने के लिए कि इसमें जो फेरस है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर सल्फेट से, है ना। तो क्या होगा देखो, ये जो कॉपर सल्फेट है वो पूरा कंपाउंड है और यहाँ पे जो फेरस है वो अकेला है, एलिमेंट है ना। जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो फेरस है वो कॉपर की प्लेस पर आ जाएगा और कॉपर को उसके कंपाउंड से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो अकेला रह गया और फेरस जो है उसने इस SO4 के साथ मिलकर के कंपाउंड बना दिया। तो इस फेरस ने कॉपर को उसके प्लेस से रिमूव कर दिया। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना।
अब ये दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी यही हुआ, जिंक है वो केवल एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर पूरा एक कंपाउंड है। इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाई तो ये जो जिंक है वह यहाँ पर आ जाएगा, SO4 के साथ मिलकर के पूरा कंपाउंड बना देगा और कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये कॉपर इधर अकेला रह गया। थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें भी CuCl2 कॉपर जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना रहा है और यहाँ पे जो लेड है वो अकेला है, एलिमेंट है। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन करवाई तो ये जो लेड है वो क्लोरीन के साथ में मिलकर के कंपाउंड बना देगा, PbCl2 लेड क्लोराइड बना देगा और यहाँ पर कॉपर अकेला रह जाएगा। तो इन तीनों रिएक्शन में क्या हुआ कि एक जो एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट ने क्या किया, कॉपर को उसके प्लेस से रिमूव कर दिया और यहाँ पर आकर के उन्होंने कंपाउंड बना दिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, है ना। तो इन तीनों एलिमेंट ने कॉपर को रिमूव किया उसके प्लेस से। क्यों किया? इन तीनों रिएक्टेंट ने क्यों किया ऐसा? ये रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक इंडेक्स बताई थी जिसमें मैंने सभी एलिमेंट से उनकी रिएक्टिविटी का जो भी ऑर्डर है वो आपको बता दिया था। तो उसमें देखो हाइड्रोजन से पहले है जिंक, फेरस और लेड, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से। और ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन के बाद में है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो फेरस से कम है, यहाँ पे फेरस ज़्यादा एक्टिव है। तो जो फेरस है उसने कॉपर को रिमूव कर दिया और यहाँ पर मिलकर के फेरस सल्फेट बना दिया। जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसीलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर जिंक सल्फेट बना देगा। अब लेड और इस कॉपर क्लोराइड की बात करें तो लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जो लेड है वह भी कॉपर को हटा देगा और बना देगा यहाँ पे PbCl2 और कॉपर को उसके प्लेस से रिमूव कर देगा। तो ये सब रिएक्टिविटी के कारण हुआ है कि फेरस, जिंक और लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उन्होंने कॉपर को अपने प्लेस से रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है और उसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते भी हैं, तो ये रिएक्शन अच्छे से याद करना।